नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर सम्मान पाकर अभिभूत नजर आए। पीएम मोदी ने उषा मंगेशकर, आशा भोसले, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य की उपस्थिति में पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने अपना ये सम्मान देश को समर्पित करते हुए कहा कि आज देश एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है और लता जी ने सभी भाषाओं में गाकर पूरे देश को एक सुर में पिरोने का काम किया है। भारत की महान गायिका लता मंगेशकर के नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की गई है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी को दिया गया है। लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं पुण्यतिथि पर रविवार यानी कि 24 अप्रैल को पीएम मोदी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है। बता दें कि इससे पहले इस पुरस्कार का नाम लता जी के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के नाम पर था, जो अब बदलकर लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कर दिया गया है। मुंबई में आयोजित समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि मैं संगीत जैसे गहन विषय का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन सांस्कृतिक बोध से मैं ये महसूस करता हूँ कि संगीत एक साधना भी है और भावना भी। जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे वो शब्द है, जो व्यक्त में ऊर्जा का चेतना का संचार कर दे वो नाद है, और जो चेतन में भाव और भावना भर दे उसे सृष्टि और संवेदना की पराकाष्ठा तक पहुँचा दे वो संगीत है। पीएम ने कहा कि लता दीदी ने आजादी से पहले से भारत को आवाज दी। इन 75 वर्षों की देश की यात्रा उनके सुरों से जुड़ी रही। इस पुरस्कार से लता जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का नाम भी जुड़ा है। मंगेशकर परिवार का संगीत के लिए जो योगदान रहा है उसके लिए हम सभी देशवासी उनके ऋणी हैं। उन्होंने कहा कि संगीत के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की जो चेतना दीदी के भीतर थी उसका स्रोत उनके पिताजी थे। आजादी की लड़ाई के दौरान शिमला में ब्रिटिश वायसराय के कार्यक्रम में दीनानाथ जी ने वीर सावरकर का लिखा गीत गाया था और उसकी थीम पर प्रदर्शन की थी। पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो तो मेरे लिए उनके अपनत्व और प्यार का ही एक प्रतीक है। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूँ। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी उसी तरह से उनके नाम से मुझे दिया गया ये पुरस्कार जन जन का है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर बैन कायम कर दिया है, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि खाने और पैक्ड आइटम्स के दाम बढ़ सकते हैं। आपको बता दें कि भारत में बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट में पाम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि पहले से उच्च स्तर पर चल रही महंगाई और बढ़ सकती है। खाने के तेल के दामों में पहले से ही आग लगी है और आने वाले दिनों में इसमें और भी उछाल आ सकती है। दरअसल 28 अप्रैल से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जिसके चलते पाम ऑयल के दामों में तेजी से उछाल की आशंका जताई जा रही है। इंडोनेशिया पाम ऑयल के सबसे बड़े आयातक देशों में शामिल है। इंडोनेशिया के इस फैसले से भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत को पहले से वैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध के चलते सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई बाधित से परेशान है। अब इंडोनेशिया के इस फैसले से और मुसीबत बढ़ा दी है। वहीं खुदरा महंगाई दर मार्च महीने में 6.95% पर है, यानी 7% के करीब। महंगाई बढ़ने की बड़ी वजहों में खाने के तेल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी भी शामिल है। खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों की माने तो खाद्य तेल और वसा की कीमतों में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 27.4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जानकारी की माने तो इंडोनेशिया के पाम ऑयल एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध से कीमतों में 10 से 15% तक की तेजी आ सकती है। भारत एक महीने में लगभग 1 मिलियन टन खाद्य तेल का आयात करता है और पिछले वर्ष 2021-22 में 1.5 मिलियन टन से घटकर 1.3 मिलियन टन के आयात रह गया। फिर भी कीमतों में उछाल के चलते 2021-22 में खाने के तेल के आयात पर 1.4 लाख करोड़ रुपए खर्च करना पड़ा है, जबकि उससे पहले साल में 82,123 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। इंडोनेशिया के इस फैसले से महंगाई बढ़ने की आशंका है।
पाम ऑयल दुनिया में सबसे अधिक खपत होने वाला खाना पकाने का तेल है, जो वैश्विक खपत का 40% है। इसके बाद सोया तेल की बारी आती है, जिसकी खपत 32%, और उसके बाद सरसों की, जिसकी खपत 15% है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरिजीत सिंह बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में शुमार है। उनका गाया हर गाना लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। अरिजीत सिंह की नशीली आवाज का जादू हर किसी के सिर चढ़कर बोलता है। आज अरिजीत सिंह अपना 35वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी सुरीली आवाज और रोमांटिक गानों से करोड़ों फैंस के दिलों पर राज करने वाले बॉलीवुड जगत के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह 25 अप्रैल को यानी कि आज अपना 35वां बर्थडे मना रहे हैं। अरिजीत सिंह आज दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये उन गायकों में से एक है जिन्हें अपनी पहचान बनाने के लिए काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा था। सिंगर का जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उनके पिता पंजाबी थे और उनकी मां बंगाली थी। सिंगर की मां का निधन कोरोना काल में 2021 मई को हुआ था। अरिजीत सिंह ने सिंगिंग की शुरुआत 2005 में रियलिटी शो फेम गुरुकुल से की। हालांकि इस शो को वो जीत नहीं पाए थे। इसके बाद सिंगर एक और रियलिटी शो 10 के 10 ले गए दिल में भाग लिया। इस रियलिटी शो में अरिजीत ने अपना ऐसा जादू बिखेरा कि बस इसके बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री उनके बेहद करीब थी। सबसे पहले अरिजीत ने डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया के लिए एक गाना यूं शबनमी रिकॉर्ड किया। हालांकि बाद में स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव हुआ, जिसकी वजह से ये गाना फिल्म से बाहर हो गया और फिर कभी दोबारा रिलीज भी नहीं हुआ। सिंगर बनने से पहले अरिजीत ने प्रीतम, शंकर एहसान लॉय, विशाल शेखर और मिथुन जैसे फेमस म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया। करियर की बात करें तो अरिजीत आशिकी 2 के गानों से ऐसे चमके कि वो बॉलीवुड में सिंगिंग के सबसे चमकते सितारे बन गए। इस बीच एक के बाद एक हिट पर हिट गाने अरिजीत देते चले गए और बॉलीवुड में अपना नाम बना लिया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 25 अप्रैल की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1954 में बेल लैब्स ने न्यूयॉर्क में पहली बार सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की थी। 1953 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 2 वैज्ञानिकों जेम्स डी वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की संरचना की व्याख्या कर जीव विज्ञान की इस बुनियादी पहेली का जवाब खोज लिया कि जीव अपना वंश कैसे बढ़ाते हैं। इन दोनों वैज्ञानिकों को उनकी इस खोज के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1982 में दिल्ली में टेलीविजन पर पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। 1983 में जर्मनी की पत्रिका स्टर्न ने हिटलर की उस विवादास्पद डायरी को छापना शुरू किया जिसे उसने कथित रूप से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कलमबद्ध किया था। 1990 में इथियोपिया में दिमागी बुखार से 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये बीमारी सूडान तक फैली और वहां भी कम से कम 400 लोगों की मौत हुई थी। 2010 में भारतीय नौसेना ने पुराने हो चुके चेतक हेलीकॉप्टरों की जगह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। 2015 में नेपाल में भीषण भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। राजधानी काठमांडू के नजदीक आए इस भूकंप ने जान माल का बड़ा नुकसान हुआ था। 2020 में देश में कोविड-19 से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 779 तक पहुंची थी। संक्रमण के मामले बढ़कर 24,942 हो गए थे। और आज ही के दिन सन 2021 में पद्म भूषण से सम्मानित मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्रा का कोविड के कारण निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।